ईटीवी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के इश्यूज़ को काफ़ी टाइम से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करते आ रहे हैं थ्रू मोमेंट्स लाइक हंगर स्ट्राइक और दिल्ली चलो आंदोलन जैसे मोमेंट्स के थ्रू। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने 15 जुलाई से हंगर स्ट्राइक करने की बात की है, सो उसके पीछे क्या सोच है और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? 15 जुलाई से 15 अगस्त तक अनशन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि योजना बना रहे हैं। जी सर। और ये दुख की बात है, हमें कोई शौक़ नहीं है ऐसा करने का, ना ही ये कोई आसान तरीका है जी। मगर हालात इस तरह के हैं कि जो लद्दाख का मसला है, सेफ गार्ड्स और रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये फिसलता फिसलता पिछले 4-5 सालों से दिल्ली तक पदयात्रा करके, वहाँ फिर अनशन करके जो बातचीत शुरू हुई थी दिसंबर 3 से, वो बढ़ते बढ़ते फिर अभी आपको पता है डोमिसाइल का एक नोटिफिकेशन निकला है, मगर उस पे भी लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या ये सिर्फ जॉब्स तक महदूद रहेंगे या और चीज़ों में भी होगा। खैर, हम फिलहाल के लिए मान लें कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है। तो इसी मीटिंग में जिसमें ये डोमिसाइल पे रजामंदी हुई थी, ये भी कहा गया था कि आपके सेफ गार्ड और जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उस पर हम जून के एंड में बात करेंगे। तो डोमिसाइल तभी माने रखता है अगर आप सेफ गार्ड और डेमोक्रेसी पे बात करते हैं। मगर जून का अंत भी आ गया और कोई टॉक्स नहीं हो रहे हैं। तो अगर नहीं होते हैं तो हम इस अनशन पे जाने पे मजबूर होंगे। ये हमारी बात जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप लोगों को? लोगों को तो हम पहले तो कहेंगे कि देखें कि अगर ये टॉक्स अभी भी होते हैं, दो शर्त हैं कि एक तो टॉक्स हो, दूसरा टॉक्स में भी जो 6 शेड्यूल के सेफ गार्ड्स हैं, जिसका कि वादा हो चुका है पिछले इलेक्शन में। अभी हिल काउंसिल का फिर इलेक्शन आ रहा है, 2020 में हुआ, उसमें नंबर 1 वादा मैनिफेस्टो में था, आपको 6 शेड्यूल में लाएंगे लद्दाख को। इसी बुनियाद पर इलेक्शन जीते और अब फिर इलेक्शन आया। तो मैं यही कहूँगा लोगों को कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जो ईमान है, वादे उसको निभाने की जो प्रथा है, वो बरकरार रहे। अगर नहीं रहते हैं तो सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ लद्दाख के लोगों को नहीं, पूरे देश को चिंता करने की ज़रूरत है कि कोई नेता या दल एक वादा लिखित में करके चुनाव जीतते हैं, अगला चुनाव आता है और कहते हैं हम अगर कहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और ये देश की भी जिम्मेदारी है। यही मैं कहना चाहूँ। जी सर, आप कहते रहे हैं कि लद्दाख एक सेंसिटिव और यूनिक रीजन है, तो आज के टाइम में आप लद्दाख के करंट सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? तो लद्दाख हमेशा से यूनिक सेंसिटिव तो रहा है जी। आप अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, कल्चरली यूनिक है, सेंसिटिव है। यहाँ पर जनजातीय सभ्यता है जो विश्व में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही नाजुक है जी। फिर यहाँ का जो वातावरण है, जिसे आप क्लाइमेट या एनवायरनमेंट कहेंगे, वो बहुत संवेदनशील है, नाजुक है। यहाँ ग्लेशियर्स बहुत सारे हैं जिससे कि पानी मैदानों को पहुंचती है, बहुत ही संवेदनशील है। अब आप कह रहे हैं अभी क्रिटिकल है कि कैसे देखते हैं, अभी तो ये और भी क्रिटिकल हो गया। पहले तो इन 2 मुद्दों पे था जी। और तीसरा जो सबसे क्रिटिकल हुआ है वो सैनिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, डिफेंस के मुद्दे पे अगर देखें तो लद्दाख ऐसी जगह है जो चीन से या तिब्बत से और फिर इस तरफ पाकिस्तान से सीमाएं रखता है। और अभी तक भारत का एक बल रहा है, लद्दाख के लोग शान रहे हैं, जो हमेशा हर युद्ध में भारत के साथ खड़े रहे हैं जी।
अब ये जो सेंसिटिविटी है, क्रिटिकलिटी है, ये और 10 गुना बढ़ गई है। जैसा आप समझते हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह के वो हुए ऑपरेशंस हुए और जिसमें चीन और मुलव्विस हुआ, दोनों मिल के कर रहे हैं, तो लद्दाख के लोगों का महत्व और 10 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये जो नाजुकपन है, संवेदनशीलता है, ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और बढ़ जाता है। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से लद्दाख के लोगों के साथ वादा खिलाफी होता दिख रहा है, अभी भी उम्मीद है कि शायद ना हो। अभी 2 महीने हैं इलेक्शन तक, पिछले इलेक्शन से, जिसमें कि वादा किया गया था, और ये जो आने वाला है 2 महीने हैं पूरा करने के लिए। अगर वो नहीं होते हैं, लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है मैदान में खुले, तो ये बेहतर नहीं करेगा। तो ये जो क्रिटिकल सेंसिटिव बॉर्डर है ये और कमज़ोर ही होगा, क्योंकि हम इसे नहीं चाहते हैं कि इससे लोगों के देश के प्रति वफादारी पे कोई फ़र्क आए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बात है। देश से हमारा प्रेम बरकरार रहना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी गलत कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, उम्मीदें नहीं कर रहे हो, मगर देश से ना हो। मगर मुझे कभी कभी डर लगता है लोगों की बातें सुन के, वो दल ना सोच के देश को देखने लग जाते हैं कि भारत ने हमें अन्याय किया, नाइंसाफ़ी की। तो ये मैं कहूँगा लद्दाख के लोगों से भी आप इसे अलग देखना शुरू करें कि ये एक राजनीतिक दल के वादे हैं, ये भारत देश का नहीं है। मगर बिल्कुल भारत सरकार जब बनाते हैं तो वो भारत सरकार के वादे भी बन जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर और दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। जी साहब, तो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी, MHA ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है सर, जिसमें 15 साल का डोमिसाइल रूल अनाउंस किया है और नोटिफाई भी हुआ है। आपका इस प्रपोजल पे क्या रिएक्शन है सर? मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा, इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर हमारी सरकार अपने वादों के अनुसार और हमारे हकों के अनुसार पिछले 5 या 6 साल हो रहे हैं, अब 6 सालों में लद्दाख को जो लोकतंत्र की वो है, क्या कहते हैं, हक है, वो दे देते और लद्दाख स्टेट बनता या असेंबली होती, तो ये सारे मुद्दे वो खुद सॉल्व करते, अपने असेंबली में करते। तो कोई अलग डोमिसाइल करके देने की उतनी ज़रूरत, इनके डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती। मतलब डोमिसाइल तो ठीक है, मगर जो डिटेल्स हैं वो खुद करते कि किसे कितना दिया जाएगा, वो स्टेट की बात होती। या वो 6 शेड्यूल जिसका वादा किया है वो दे देते, तो ये सब हो जाते। मगर अब हद ये है कि कहते हैं कि वो हम बात करेंगे, उस पर देर लगेगी, पहले हम डोमिसाइल दे के आपके अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करेंगे। अगर सच में अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करते हुए लद्दाख का हित भी करना होता, तो वो पहले ही लद्दाख का जो वादा था 6 शेड्यूल का वो दे देते और जो असेंबली था वो दे देते। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह से करने की। तो अभी भी हम उम्मीद तो यही करेंगे, ठीक है देर हो गई, इसलिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, उनको सुलझाने के लिए ये कर रहे हैं। मगर फिर उसके तुरंत बाद जैसा फिर वादा किया है, अगर मीटिंग नहीं होती या मीटिंग में ये निष्कर्ष ये नहीं निकलता कि जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, तो फिर ये एक धोखा हो सकता है। राइट सर, क्या आपको लगता है कि 6 शेड्यूल का जो डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से इनफ सपोर्ट ले पा रही है? अगर नहीं तो कमी कहाँ रह गई है इसमें सर? 6 शेड्यूल जो है वो लद्दाख के लोगों से भी पहले सरकार ने खुद प्रपोज किया था। ये ऐसा नहीं है कि कोई चांद सितारे लद्दाख के लोगों ने मांग लिए। सरकार ने नेक नियत से, अच्छे नियत से, जैसे ही 2019 में यूटी बना उसके बाद से यहाँ पर मंत्री आके ट्राइबल जो कमीशन है उनके मिनट्स में निकले हैं, लद्दाख को 6 शेड्यूल पर हम वो कर रहे हैं। ऐसे ही 2 इलेक्शन के मैनिफेस्टो में निकले, ये तो सरकार का वादा था। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई वादा करके चुनाव जीत के हाथ धो लेगा? ये तो मुमकिन नहीं होना चाहिए ना। मैं तो कहूँगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, वो अपने बच्चों को घर में क्या सिखाते होंगे कि कोई आपको वादा करे
और फिर करने पे जब आए तो मुकर जाए, तो आप खामोशी से चुपचाप सर झुकाए, जी सलाम करके बैठें या उससे आखिरी सांस तक वादा पूरा करवाने का पूरा कोशिश करें और इसमें जाए तो जान भी दें। मेरे ख्याल से अमित शाह जी यही सीख देंगे अपने बच्चों को, तो हम लद्दाखियों को भी यही सीख लेनी होगी ना कि कोई वादा करे तो ये हमारी मतलब कमजोरी है कि वादा लेने हम ना जा पाए। एक तरह से बैंक का चेक दिया है हमें, तो वो चेक किसी काम के लिए उसके बदले में हमें पैसे चेक में मिले हैं। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक बोलता है ये तो चेक नहीं है, ये तो डिसऑनर है, ये तो बाउंस हो रहा है। तो आप अच्छा बाउंस हो रहा है, थैंक यू वेरी मच बोल के बैठेंगे कि इसके लिए आपको संविधान में उपलब्ध हैं तरीके कि आप कोर्ट में जाएंगे या उनके पास जाएंगे और कहेंगे आपने हमारे मेहनत के लिए ये चेक दिया था मगर ये चेक बाउंस हुआ है, आप इसको दुरुस्त करके हमें दीजिए। कोई भी पिता, कोई भी नेता अपने बच्चों से, अपने फॉलोअर्स को यही सिखाएंगे कि वादे करने वाले के साथ साथ पूरा करवाने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वादे पूरा हो। तो जैसे कहते हैं ना, जुल्म करना तो गुनाह है, सहना भी गुनाह है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि 6 शेड्यूल तो एक वादा है, तो ये वादा टूटना किसी के भी हित में नहीं। हम तो मतलब एक तरह से वो नजर आएंगे ही कि इतने आप बदहाल हैं। दूसरी तरफ जो नेता वादा तोड़ रहे हैं वो भी ग्लोबल स्टेज पे अच्छे नजर नहीं आएंगे। हमारे नेता ग्लोबल लीडर्स हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके अगर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री अपने वादों को जो कि लिखित में है करके मुकर जाएं, तो लोग जो चुप रहते हैं उन पे भी धिक्कार है और जो नेता तोड़ते हैं उन पे भी धिक्कार है। तो ये हालत है 6 शेड्यूल की। सपोर्ट की जो आपने बात की, अभी तक तो हमें ऐसा इशारा नहीं मिला कि वो वादा पूरा करेंगे। अभी तक तो हमने तो ये सुना हमारे नेताओं से कि अमित शाह जी ने ये कहा कि अगर मोदी जी लिख के दें तो भी मैं नहीं दूंगा। तो ये हमें बहुत अजीब लगता है। एक तो हमें ये बात लगता है इससे कि मोदी जी देना चाहते हैं, मोदी जी अपने वादों पे खरा उतरना चाहते हैं, मोदी जी वादा खिलाफी वाले चरित्रहीन नेता नहीं दिखना चाहते हैं और अमित शाह जी रोक रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो दें तो भी मैं नहीं दूंगा। ऐसा कोई कैसे कह सकता है जब 2 चुनाव जीते हैं? तो सेंटर से सपोर्ट है नहीं, दोनों। एक तरफ मोदी जी शायद पूरा करना चाहते हैं, मुझे ये इशारा मिलता है इस वक्तव्य से। दूसरी तरफ मैं यही चाहूंगा कि अमित शाह जी भी, आपने वादा किया है तो आप वो हीरो बनिए जो कि वादों पे खरे उतरते हैं। राइट सर, क्या आपको लगता है कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड दोनों साथ साथ पॉसिबल हैं सर? ये दोनों अलग हैं जी। स्टेटहुड तो एक हक है भारत के हर प्रांत का जी। खासकर जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ तो वो एक लोकतंत्र वाले राज्य का तो हिस्सा बने। तो जम्मू कश्मीर में असेंबली है और कल को राज्य बनेगा, ऐसा हमारे नेताओं ने भी कहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनका राज्य बहाल किया जाए। लद्दाख दूसरा यूटी बना तो इन्होंने क्या गुनाह किया कि इन्हें बिना लोकतंत्र के हकों के रखा जाए। ये तो अलोकतांत्रिक होगा और वो भी सीमा पर। कुछ लोग कभी कहते हैं आप लोग इतने सेंसिटिव बॉर्डर पे हैं, आपको लोकतंत्र। अरे मैं कहता हूं इसलिए और देने की जरूरत है। सीमा पे जो आपके लोग हैं उन पर भरोसा करना होगा और उन्हें महसूस होना होगा कि हम भी सामान्य नागरिक हैं, हम सेकंड क्लास नहीं हैं, हम स्लेव्स नहीं हैं कि हमारे कोई हक नहीं है, कोई आके हमारे पे निर्णय थोपेंगे, कोई गवर्नर, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसी हमारी हालत सेकंड क्लास क्यों हो? तो सीमा पे तो और भी आपको देना चाहिए और यही आपका वो होगा चीन और पाकिस्तान से कि हम आखिरी जिले को भी, आखिरी यूटी को भी लोकतंत्र देते हैं। आप क्या दे सकते हो चीन में? ये उन्हें ललकारना होगा, बल्कि उनसे भी बदतर करके नहीं। आपने तिब्बत का इतना काटा, हम उससे भी ज्यादा लद्दाख का काट रहे हैं। ये रेस मत कीजिए। एक अलोकतांत्रिक देश जैसे चीन है उसके साथ अलोकतांत्रिकता में दौड़ न लगाइए। लोकतंत्र
स्थापित करके उनको मात दीजिए। जी सर, मैं ये कहूँगा। तो पहली सवाल है जो स्टेटहुड है, यानी कि असेंबली होना लोगों के प्रतिनिधियों का, वो तो पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट की तरह लद्दाख को भी नसीब होना चाहिए। फिर उसके अंदर 6 शेड्यूल है, वो है जनजातियों की संस्कृति, उनकी जमीन, उनके रीति रिवाज, उनके पर्यावरण, जंगल, उनको सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए। तो वो स्टेट के अंदर जिले के स्तर पर दिया जाता है। अब दोनों बिल्कुल चल सकते हैं, हर जगह दोनों ही हैं, जहां स्टेट है वहां 6 शेड्यूल भी है। ये जरूरी नहीं है, मैं खुद सोचता हूं, ये मेरा जाती ख्याल है, ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेट लद्दाख होगा उसका पूरा 100% 6 शेड्यूल में भी हो। अगर आपको लगता है इसके कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें ट्राइबल नहीं है, तो उसको ना दें, क्योंकि ये उन जिलों के लिए है 6 शेड्यूल जिन जिलों में 50% से ऊपर ज्यादातर जनजातीय ट्राइबल्स हैं। जहां नहीं है ना दें। वैसे तो है नहीं ऐसा कोई जिला, मगर फिर भी मैं सोचता हूं पर्सनली कि ऐसे बंद करना भी ठीक नहीं है। लद्दाख के ऐसे जगह जहां पर कोई सांस्कृतिक सभ्यता नहीं है, बड़े मैदान हैं, जैसे आप देखेंगे तो इगुफे का थांग बड़ा मैदान है, कोई 50 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर का, आप उसको आउट ऑफ 6 शेड्यूल भी रख सकते हैं कि इस पे कोई भी आके, कोई भी भारत का नागरिक आके अपना व्यवसाय करे, खेती करे, जो भी कर सकते हैं, मगर जहां जहां जनजातीय सभ्यता है वो सुरक्षित संरक्षित रहेंगे। ये जो बेल्ट है इस पे कोई भी आ सकता है, ऐसा आप रख सकते हैं। तो स्टेट के अंदर 6 शेड्यूल साथ साथ जरूर चल सकते हैं। सवाल ये होना चाहिए कि क्या 100% स्टेट में 100% 6 शेड्यूल हो सकता है? हो सकता है, मगर जरूरी नहीं है। मेघालय में ऐसा ही है, 100% लगभग में 100% 6 शेड्यूल है, सिवाय शिलोंग के एक बाजार के जहां पर नहीं है, जिसे पुलिस बाजार भी कहते हैं। तो उससे भी बड़ा लद्दाख में आप रख सकते हैं, जहां पर हर कोई, देश से क्या दुनिया से, सिंगापुर की तरह आप रखिए एक शहर ऐसा जिसमें कोई रुकावट नहीं है, सबके लिए खुला है। मगर जो पुराने जनजातीय गांव हैं, ले है या साबू है या फ्यांग है या कारगिल के अलग अलग वो हैं जिनकी अपनी नाजुक सभ्यता है, अपने नाजुक पर्यावरण है, या फिर जो हमारे जंगली जानवरों की दृष्टि से उनको संरक्षित रखिए, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, कल्चर को, नेचर को। सर, क्या आपको लगता है कि मतलब डर है कि लेजिस्लेटिव पावर के बिना लद्दाख के लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से और भी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं? कितना इम्पोर्टेंट है लद्दाख में लेजिस्लेटिव पावर होना, और स्पेशली लद्दाख के लोगों का से होना उसमें कितना इम्पोर्टेंट है हर डिसीजन में? बिल्कुल, मतलब लोकतंत्र दुनिया में मांगी गई या कायम हुई तो क्यों हुई? क्योंकि स्थानीय लोग चाहते हैं कि वो फैसला करें कि क्या हो। वरना तो फिर इंग्लैंड कह सकता है क्यों न्यू दिल्ली ने अपना पार्लियामेंट मांगा, हम अच्छा तो कर रहे थे लंदन से बैठ के। वैसे ही दिल्ली ने न सिर्फ लंदन से मांगा अपना हक, बल्कि वही हक राजस्थान को जयपुर में दिया, पंजाब को चंडीगढ़ में दिया। तो वैसे ही लद्दाख को भी क्यों ना दे? तो ये नहीं दें तो बिल्कुल नहीं देते हैं तो लोगों को लगेगा हम तो सेकंड क्लास स्लेव्स हैं, हम तो गुलाम हैं, हम तो नागरिक नहीं हैं। या तो आप ये लिख के दीजिए कि सब्जेक्ट्स ऑफ लद्दाख विल बी सेकंड क्लास सिटीजन्स हु विल नॉट एंजॉय द डेमोक्रेसी दैट रेस्ट ऑफ द कंट्री एंजॉयज। जी सर, तो आप हमेशा लद्दाख के फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के बारे में बोलते आए हैं सर। सो आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या हेल्प मिलेगा? जैसे हम बोलते आ रहे हैं हमें 6 शेड्यूल चाहिए, सेफगार्ड चाहिए, सो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या हेल्प मिलेगी सर? बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले साल तक बहुत लोग और मैं खुद भी इस बात पे अपने मन में सोचता रहता था कि ये जो सेफगार्ड्स हैं 6 शेड्यूल के, इसे एनवायरनमेंट में कैसे फायदा मिलेगा। कई लोग मुझे कहते थे आपने 6 शेड्यूल को एनवायरनमेंट से कैसे जोड़ दिया। बहुत नामी लोग भी पूछते थे एनवायरनमेंट से इसका क्या लेना देना। मैं भी कभी खुद से सवाल करता था कैसे लेना देना नहीं है, होना चाहिए। ये सब
शक दूर हो गए जब पिछले साल कोलंबिया में COP16 जो कि बायोडाइवर्सिटी पर हुआ, यूनाइटेड नेशंस का जी। और उसमें आपको पता है सबसे बड़ा मुद्दा पॉइंट या एग्रीमेंट क्या निकला, उसमें ये एग्रीमेंट निकला सारे देशों का, यूनाइटेड नेशंस के कोलंबिया में, कि इंडिजिनस पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर द स्टूवर्ड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इंडिजिनस यानी कि ट्राइबल जो जिन्हें हम कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो रखवाले हैं प्रकृति के जी। लिहाजा उन्हें संरक्षित सुरक्षित रखा जाए। तो जब यूनाइटेड नेशंस ये कहती है, मान्यता देती है कि इंडिजिनस लोग स्टूवर्ड्स हैं, रखवाले हैं जी। तो फिर यही हुआ ना, 6 शेड्यूल क्या है, उन्हीं इंडिजिनस लोगों को अपने इलाके को, हम नहीं कह रहे हैं दिल्ली का हमें कंट्रोल दीजिए, हम कह रहे हैं हमारे इन गांव का, इन वादियों का, इन ग्लेशियर्स का, इन झरनों का फैसला करने का हक तो हमें दीजिए जी। तो इन जनजातियों को भारत सरकार ने या भारत माता ने आज नहीं, आज से 80 साल पहले इतनी दूरदर्शिता से ये कहा कि ये जो जनजातीय लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस को कल समझ आया, भारत के संविधान के निर्माताओं को 80 साल पहले समझ आया कि इन जनजातीय लोगों को हमें संरक्षित रखना चाहिए। ये किसी ने थोपा नहीं, ब्रिटेन ने नहीं थोपा, चीन ने नहीं थोपा, ये भारत के संविधान सभा ने अपने ऊपर लिया कि हम जनजातीय लोगों को संरक्षित रखेंगे। उसके लिए हम एक 6वां शेड्यूल रखेंगे जी। और 5वां शेड्यूल रखेंगे। तो 6वां शेड्यूल बनाया ही इसलिए है जी। और इसके वादे हुए हैं, तो फिर हक कैसे न मांगे जी साहब। और एनवायरनमेंट जो कह रहा था इस तरह से जुड़ा हुआ जी साहब। सो आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है लद्दाख के लिए सर, बी इट पॉलिटिक्स, कल्चर और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, कैसे देखते हैं आप आने वाले लद्दाख को? जी, शॉर्ट टर्म में तो लद्दाख के हक मिले जी। वो मिले केंद्र सरकार से, क्योंकि उन्हें देने हैं, क्योंकि उन्हें हमें संरक्षण के जो हक है वो देने हैं, लोकतंत्र के हक जो हैं वो देने हैं। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मैं फिर अलग सोचता हूँ, जो शायद लद्दाख के लोगों की सोच हो ना हो। मैं ये कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में सेव लद्दाख, लद्दाख को बचाइए, सरकार से मांगते हैं हम ये सेफ गार्ड्स जी। लॉन्ग टर्म में मैं चाहता हूं कि लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी बचाएं जी। क्योंकि अगर लद्दाख के लोग बहुत ही लालची हों, सिर्फ आज का सोचें, कल का ना सोचें, तो वो भी उतना ही नुकसान कर सकते हैं इस प्रकृति को, इस संवेदनशील जो पर्यावरण है उसको, जितना कोई बाहर से आके कर सके। तो अभी के हालात में तो संविधान हमें वो संरक्षण दे ताकि लद्दाख जैसे नाजुक इलाके की जो कैरिंग कैपेसिटी है, ये एक रेगिस्तान है, इसमें बहुत से उद्योग, वो भी बहुत प्रदूषक उद्योग, या बहुत से लोग, आप 10 गुना ज्यादा बल्कि 2 गुना भी नहीं रह पाएंगे, इतना पानी है ही नहीं, इतना जमीन है ही नहीं। तो इन सब से बचाने के लिए शॉर्ट टर्म में तो हम ये हक मांगेंगे, 6 शेड्यूल और लोकतंत्र जी। लंबे समय में अगर ये होता भी है तो भी मुझे डर रहेगा कि लद्दाख के ही लोग लद्दाख का बर्बादी का कारण न बने। तो इसलिए लद्दाख के लोगों को भी मैं ये सोचता हूँ, जब आप विजन पूछ रहे हैं कि लद्दाख को एक मिसाल बनाना होगा, अगर ये मिल भी जाते हैं संरक्षण और लोकतंत्र, उसके बाद लद्दाख को एक उदाहरण बनाना होगा देश के लिए और दुनिया के लिए, कि जहाँ प्रकृति और मानव संतुलन में जी सकते हैं। लोगों की इतनी लालच नहीं, इतना डिजायर और डिमांड नहीं कि वो अपने ही घोंसले को तोड़ें, अपने ही प्रकृति का नाश करें, और थोड़े ही में खुश रहने का, थोड़े ही में खुश रहने का जो कला है, जो हमारी संस्कृति, हमारी जनजातीय परंपरा हमें सिखाती है, उसको और खिलने दें, और फिर उसको हम दिल्ली में, बंबई में इन्फेक्ट करें कि वहां भी लोग सादा जीवन जीने लगे, लद्दाख को देखते हुए कि लद्दाख के लोग अगर इतने अच्छे क्या कहेंगे आदतों के साथ, अपने लाइफस्टाइल के साथ जीकर खुश रह सकते हैं इतने दुर्गम जगहों पे, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं,
हम बम्बई में क्यों नहीं। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि डोंट ट्राई टू अर्बनाइज द ट्राइबल्स, रादर ट्राइबलाइज द अर्बन्स। ये जो जनजातीय सभ्यता है वो सिर्फ लद्दाख को नहीं, दिल्ली मुंबई को भी चाहिए कि आप बहुत ही संतुलन से, हल्का नाजुक पैरों से चले इस पृथ्वी पर, और यही सीख हम पूरे देश और दुनिया को दें, ऐसा मेरी उम्मीद है। जी साहब, तो सबसे लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि लद्दाख की जो डिमांड्स है जैसे 6 शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वो जल्दी पूरी हो पाएगी साहब? इसका नहीं मुझे पता है जी। भगवत गीता हमें सिखाती है जी कि फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा, और हम वो करेंगे जो हमें करने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं इस पे हमारी जान चली जाए सबसे सस्ता सौदा होगा। एक जान तो कुछ भी नहीं है, आगे कितने हजारों जान जाएं, अगर ये जो क्या कहेंगे, ये लोगों में जो ट्रस्ट डेफिसिट और ये जो नाराजगी है, असंतुष्टि है, वो बढ़ता जाए तो ये बहुत अगली बन सकता है। तो हम अभी इस समय जब करने की जरूरत है तो कर्म हम किए जाएंगे, चाहे उसमें अनशन में हमारी जान जाए। जब 1 महीना या उससे ज्यादा का अनशन हो तो बहुत संभावना है कि जान चली जाए, तो हम अपना हर कुछ करेंगे, बाकी फल की चिंता ना कर। जब करेंगे तो होगा भी, और शायद उससे पहले हमारे जो नेता हैं दिल्ली में, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं हैरान हूँ कि वो ऐसे कैसे मुकर सकते हैं। शायद कुछ अभी भी हमें न समझ आया हो या कुछ गैप रह गया हो कम्युनिकेशन में, तो हमें उम्मीद है कि ऐसा होने से पहले ही वो अपने वादे पूरे करेंगे। जी, सेंटर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे साहब? मैं यही देना चाहूँगा, जिस तरह की इज्जत लोगों में जो रूलिंग पार्टी के लिए 2014 में थी जी, वो बरकरार रहे, क्योंकि ऐसे उदाहरणों के कारण, जैसा लद्दाख में हो रहा है या शायद कुछ और जगहों में हो रहा है, उसके कारण लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है कि लोगों को नेताओं से विश्वास उठ रहा है। तो ये दोबारा से बहाल हो, क्योंकि इसी विश्वास पर देश चलता है, देश आगे बढ़ता है, दुनिया में हम गुरु या विश्व गुरु बन सकते हैं। अगर हम हर नेता को चरित्रवान नहीं चरित्रहीन देखें कि ये तो कुछ भी बोल के लिख के कुछ भी कर देंगे, तो इससे देश में बिल्कुल कैओस होगा जी। तो ऐसा ना हो, इसलिए लद्दाख के केस में कम से कम ये ब्लैक एंड वाइट है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसे पूरा करें और अपने सीमा को और सुदृढ़ करें, देश के लिए एक उदाहरण दिखाएं और विश्व के प्रतिष्ठित नेता बन के उभरें, यही मेरी दुआ और दलील होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।